बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 16 जो कि आखिरी चैप्टर भी है, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के पश्चात आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए आखिरी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी और सभी जीवधारी। तो इसका सही आंसर आएगा सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है निम्नलिखित में से? जो दूसरों को असुरक्षा दे, ऐसा नहीं है। बाघ व शेर ये हो भी सकती है। जिनकी संख्या अत्यधिक हो, ऐसा नहीं है। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, ये बिल्कुल सही आंसर है कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वो असुरक्षित प्रजातियां कहलाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए, पालतू जीवों के लिए नहीं, शिकार के लिए बिल्कुल भी नहीं, संरक्षण के लिए ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कहां पर है? कहां पर पाए जाते हैं जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय में नहीं, ध्रुवीय में नहीं और महासागरीय में नहीं। सबसे ज्यादा यदि जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था? बच्चों हम जानते हैं रियो द जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और कौन से देश में आता है वो? ब्राजील नामक देश में। अब ब्राजील कौन से महाद्वीप में है बच्चों? हमको पता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील नामक देश है और उसके शहर है रियो द जेनेरियो। वहां पर 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित किया जाए। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। पहला है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है। यह पृथ्वी पर मिलने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? जैव विविधता के निम्नलिखित 3 स्तर है। 3 स्तर हमने देखे थे बच्चों, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्र जैव विविधता। यह किसी प्रजाति के जीन की विविधता से संबद्ध रखती है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता, इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। दूसरा है बच्चों प्रजातीय जैव विविधता, यह किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित होती है कि उस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या कितनी है, प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। और तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता, यह पारितंत्रों के प्रकारों में मिलने वाली प्रजातियों की भिन्नताओं से संबंधित है कि पारितंत्रों के विभिन्न जो प्रकार है बच्चों, उसमें मिलने वाली जो प्रजातियां है, विभिन्न जो प्रजातियां मिलती है, उससे संबंधित यहां पर इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो 3 प्रकार के यहां पर हमने देखे। अगला प्रश्न है बच्चों, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? हमने देखा था बच्चों कि ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उनके संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए हैं। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो IUCN ने जैव विविधता के हिसाब से, जैव विविधता के अनुसार हॉट स्पॉट निर्धारित किए हैं और बताया गया है कि उन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और जो कि संकट में है। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन संक्षेप में कीजिए। मानव जाति के लिए जंतुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत अच्छे से महत्व है। ठीक है। समस्त मानव जाति के लिए जंतुओं की विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जंतुओं की विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों तथा सौंदर्य प्रसाधन के रूप द्वारा निर्मित करने में है। तो जंतुओं के द्वारा मानव जाति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, न केवल भोजन के रूप में बल्कि औषधियों के रूप में, सौंदर्य के प्रसाधनों के रूप में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ये इस प्रकार के जो
जंतुओं का जो विविधता है वो हमारे लिए आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और पारितंत्रीय रूप से हमारे लिए लाभदायक है। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? विदेशज प्रजातियां जो कि स्थानीय ना होकर के किसी बाहरी क्षेत्र से आई हुई हो, ठीक है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजाति कहा जाता है। विदेशज प्रजातियों के तंत्र में आगमन से उस तंत्र में निवास कर रही मौलिक प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और यह समस्या देखी जाती है और जैव विविधता को ह्रास होने में भी विदेशज प्रजातियां एक जिम्मेदार होती है। अब बड़े प्रश्न हैं बच्चों जिनके उत्तर हमें 150 शब्दों में देने हैं, 150 शब्दों में। पहला प्रश्न है, प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब जैव विविधता बच्चों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रकृति को बनाए रखने में? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रकृति यदि वर्तमान स्वरूप में है तो जैव विविधता की वजह से है। खाद्य जाल जैसी चीजें हमने पढ़ी, तो खाद्य जालों का निर्माण होना, साथ ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होना, यह सब जैव विविधता से ही संभव है। नई प्रजातियों का जन्म होना, यह भी जैव विविधता में ही पाया जाता है। तो प्रकृति में अनेक पारितंत्र मिलते हैं। पारितंत्र में निवास करने वाली विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती है। पारितंत्र में निवास करने वाली कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित ही हो सकती है और नहीं उसमें जीवित रह सकती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीव प्रकृति से अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए के साथ साथ दूसरे जीवों के पोषण तथा उनके पनपने में भी सहायक होता है। तो एक दूसरे का आपस में संबंध है, एक दूसरे का आपस में अंतर संबंध पाया जाता है विभिन्न प्रजातियों का। जैव प्रजातियां दूसरे जीवों का भक्षण कर उनसे ऊर्जा ही ग्रहण नहीं करती वरन ऊर्जा का संग्रहण भी करती है, कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न व विघटित करती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में जल व विभिन्न पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। जैव प्रजातियां वायुमंडलीय गैसों को स्थिर करती है तथा जलवायु को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता जितनी अधिक होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए जैव विविधता अधिक होना आवश्यक है। ठीक है, तो यदि हम देखें जलवायु परिवर्तन हुआ, किसी भी वजह से यदि प्रतिकूल परिस्थिति हुई, तो वहां पर यदि अधिक जैव विविधता होगी तो वो अपना सामंजस्य बैठा सकती है, उनका ऑप्शंस उसमें मिल जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में एक या दो जीवों के किसी प्रकार विलुप्त होने पर उनके स्थान पर आपूर्ति या प्रतिस्थापन के लिए अन्य जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार किसी एक या दो जीव के समाप्त होने पर जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी प्रजाति की समाप्ति भी हो जाती है तो सुदृढ़ वो वहां पर जैव विविधता है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव ना के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक प्रकार की प्रजातियां होगी वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें, इसे रोकने के उपाय बताएं। तो जैव विविधता के ह्रास किस प्रकार से, कौन से उसके उत्तरदायी कारक है और उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। इस चैप्टर को बच्चों हम पूरा पढ़ चुके हैं, वहां हमने इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं। वर्तमान में जिस गति से पृथ्वी से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है उसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। पहला है बच्चों प्राकृतिक अधिवासों का या प्राकृतिक आवासों का विनाश। जो नेचुरल हैबिटेट है बच्चों, उनका विनाश किस प्रकार से हो रहा है। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास में जीवों के प्राकृतिक आवासों के विनाश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों से विश्व में हो रही तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग तीव्रता से हुआ है, जिससे जैव प्रजातियां तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी आई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में विश्व की लगभग 50% जैव प्रजातियां मिलती है तथा इन वनों का तेजी से हो रहा विदोहन पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है जो प्रजातियों का, वहां पर समाप्त हो रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हानिकारक जैवमंडल के लिए सिद्ध हो रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल होती है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल अर्थात आग लगना, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से भी जैव विविधता का ह्रास होता है। तीसरा है बच्चों विदेशज प्रजातियों का प्रवेश। जब किसी निवास क्षेत्र में जानबूझकर या अनायास विदेशज प्रजातियों का प्रवेश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस निवास क्षेत्र में
निवास कर रही मौलिक प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ठीक है। चौथा है बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्रों में कीटनाशक तथा अन्य प्रदूषक पदार्थों का उपयोग उस तंत्र की कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देता है। तो कीटनाशक और प्रदूषक, अन्य रासायनिक जो तत्व है, वो यदि सिस्टम में आ जाए, वो तंत्र में आ जाए, तो वो कमजोर प्रजाति जो कमजोर है, उसके प्रति सेंसिटिव है, वो यहाँ पर नष्ट हो जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, जंगली जीव जंतुओं का मांस, खालों, दांतों, सींगों के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार भी जैव विविधता का ह्रास करता है। तो इस प्रकार का जो अवैध शिकार है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। अब इसको रोकने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, इसको देख सकते हैं कि जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर मानव का अस्तित्व कायम रहता है। जैव विविधता के ह्रास को रोकने का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है कि किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। पहला है बच्चों, मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए तथा विकास के लिए ऐसी व्यवहारिक पद्धति अपनाई जाए जो जैव प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ सतत पोषणीय भी हो। तो यहाँ पर ये चीजें हम देख सकते हैं कि पहला हमने इस प्रकार का कार्य किए। संरक्षण के उपाय कौन कौन से हम कर सकते हैं, जागरूकता हम फैला सकते हैं। दूसरा है, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित योजनाएं प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव आरक्षित क्षेत्र तथा अभ्यारण्यों की स्थापना की जाए, और भारत में बच्चों ऐसा किया भी जा रहा है। प्रत्येक देश के वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को चिन्हित कर उनकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनकी प्राकृतिक आवासों को चिन्हित करके उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके विकास में सहयोगी बनाया जाए। वन्य जीवों के अवैध शिकार, व्यापार एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण किए जाए। अवैध जो शिकार है जिससे कि समस्या होती है, जैव विविधता प्रभावित होती है, उस पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों का हमने आंसर दिया। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।